हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं महेंद्र कॉमर्स पॉइंट, जिसमें हम पढ़ते हैं कि क्लास 12th के चैप्टर को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो साझेदारी है वो बेसिकली जो क्लास 12th में मुख्य जो है वो साझेदारी और कंपनी है, जिससे हम साझेदारी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साझेदारी का हमने 3 चैप्टर पढ़ लिया है, जिसमें हमने पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवोल्यूशन अकाउंट, वही उसको इंग्लिश बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब के बारे में जानकारी हमने पिछले 3 वीडियो में यानी पिछले वीडियो में देख चुका है, जो कि चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 साझेदारी का चैप्टर 4, यानी जो किसी साझेदार की मृत्यु या उसका जब वो अवकाश ग्रहण करता है, यानी जब विद्यमान साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस चैप्टर के बारे में ये है चैप्टर 4 साझेदारी का। तो लिख लेते हैं चैप्टर 4 क्या है? विद्यमान साझेदारों का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु। मतलब जो चैप्टर 4 है वो साझेदारी, जो विद्यमान साझेदारों का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु। अब इसका आशा हम समझ लेते हैं कि जब चैप्टर 4 में क्या है, जो विद्यमान साझेदार है उसका अवकाश ग्रहण और मृत्यु से क्या संबंध है। तो बेसिकली जब एक फर्म में जब एक नया फर्म या नया बिजनेस स्टार्ट होता है, तो इसे चलाने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक साझेदारों का होना आवश्यक है। ठीक, जब हम शुरू में बताए थे कि जैसे ही जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी जब एक फर्म बनाते हैं हम लोग, तो 2 व्यक्तियों से कम 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। तो 2 व्यक्ति मिलकर जब किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं, तो उस फर्म को चलाते वक्त हो सकता है कई व्यक्ति आए हों, कई व्यक्ति गए हों, तो कई व्यक्ति आए हों। तो जो पिछले चैप्टर था हमारा 3 चैप्टर, उसमें एक नया साझेदार आता था, यानी एक जो ये बिजनेस खोले हम, इसमें एक नए साझेदार के रूप में आते थे। क्या कहते थे यहाँ पे? नया साझेदार आता था। ठीक, नया आता था। ठीक, क्योंकि जो उसमें है वो नए साझेदार का प्रवेश था। जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उसमें एक नया साझेदार ऐड हुआ। तो थर्ड चैप्टर में ये बताया गया कि एक नया साझेदार आता है तो उस समय क्या क्या किया जाता है। अब हो सकता है कि फर्म बड़ी हो गई हो, या फिर 4-5 लोगों का हो, या फिर वही हो। तो ऐसी स्थिति में क्या ये तो पॉसिबल है नहीं कि जब तक वो जिंदगी, मतलब जो साझेदार हैं फर्म में, वो आजीवन काल तक मतलब अमर हैं, कभी मरेंगे नहीं, या फिर कभी उनकी तबीयत खराब नहीं होगी, या फिर पर्सनल दुश्मनी न हो, कुछ न कुछ कारण तो होगा ही। और अगर इन्हीं सब किसी एक विशेष कारण की वजह से, मतलब जो इनके पास जो भी कारण है उसके में किसी एक पर्टिकुलर कारण की वजह से अगर ये फर्म से अलग हो जाते हैं, ठीक, यानी फर्म से ये निकल कर चले जाते हैं, या फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे ही हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, जो कि है विद्यमान साझेदारों का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु। यानी जो साझेदारी फर्म में विद्यमान है अभी तक, अगर वो किसी कारणवश फर्म से अलग हो जाते हैं, ठीक, या फिर मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उस समय हम क्या करेंगे और किस तरह से और उनके खातों का गणना करेंगे और कौन कौन से खाते बनाएंगे हम, कि उस साझेदारों का हम छुटकारा, मतलब उन साझेदारों को चुका सकें। क्योंकि जब हम एक नया साझेदार फर्म में एंट्री करता है, तो वो अपने लाभ में, मतलब जो साझेदारों का लाभ है उसमें हिस्सा लेने के लिए ख्याति लाता है, और साझेदारी फर्म में हिस्सा लेने के लिए पूंजी लाता है। ये नया साझेदार जब फर्म में आता है, तो ये तो आया तो लेके आया, ठीक, जब ये इनके हिस्से फर्म के लाभ और फर्म में हिस्सा लेने के लिए अपना कुछ कैपिटल लेके आया। अब भाई जब नया था तो ये लेके आया, अब जो पुराने हैं वो अगर अलग हो रहे हैं, यानी निकल रहे हैं, या फिर उनकी मृत्यु हो रही है,
तो ऐसी स्थिति में उनका हिस्सा भी तो चाहिए, क्योंकि जो ये फर्म है वो सभी के हिस्से से मिलकर ही तो बना है। तो जब ये अलग होंगे तो इनको भी तो अपने लाभ का कुछ हिस्सा चाहिए ताकि ये लेके जाएं। क्यों? क्योंकि भाई अगर जब कोई नया आता है तो वो साथ लेके जाता है, तो जब पुराना कोई जा रहा है तो उसको भी तो चाहिए लेके जाने के लिए, क्योंकि वो भी अपना मेहनत लगाया है, उसकी भी नाम से ख्याति बनी है जो भी हो। तो ये भी तो, इसको भी तो चाहिए ना फर्म का लाभ। क्यों? क्योंकि जब ये भविष्य में वापस आएगा, अगर ये अभी फर्म से अलग हो जाता है या इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये भविष्य में जो भी लाभ होगा बिजनेस में वो नहीं ले पाएगा अगर अलग हो जाता है वैधानिक रूप से। तो अगर नहीं होता है तो अलग बात है, फिर तो वो जब चाहे तब ले सकता है। लेकिन अगर वो फर्म से वैधानिक रूप से अलग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वो जो भविष्य में लाभ होगा उसमें हिस्सा लेने के काबिल नहीं रहेगा जो भी अलग साझेदार होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम ये हमारे पास 2020 का डाटा है। ठीक, 2020 में ए, बी और सी 3 साझेदार थे। ठीक, ए, बी और सी 3 साझेदार थे। अब इनमें से सी अलग होता है। ठीक, तो जो सी अलग होता है तो अब मान लेते हैं कि सी का इन तीनों में से ये आपस में विवाद था, यानी आपस में नहीं पड़ता था। तो सी क्या बोला कि ठीक है हम लोगों का काम नहीं पटेगा, तो मैं इस फर्म में अब तुम लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। तो ये सी जो है वो फर्म को छोड़ के चला गया, यानी बोला कि ठीक है अब मैं अब तुम लोगों के साथ और काम नहीं कर सकता, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं जा रहा हूँ। तो जब सी जाएगा तो क्या ये फर्म में जो ए और बी हैं ये पूरा हिस्सा इन्हीं का हो जाएगा, यानी जो फर्म में जितना भी फर्म की कैपिटल पूंजी जो भी बची वो पूरा हिस्सा तो बी ए और बी नहीं ले सकते सी के जाने के बाद। क्यों? क्योंकि सी जब जाएगा तो उसमें सी का भी तो हिस्सा है, तो सी को भी तो चाहिए। हाँ, अगर सी को देने के बाद जो हिस्सा बचता है वो इन दोनों का हो सकता है, लेकिन जब तक सी को उसके लाभ का हिस्सा नहीं मिलता तब तक ये फर्म तीनों का है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या उसकी मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में जो शेष साझेदार हैं यानी ए और बी हैं ये सी के यानी जो अवकाश ग्रहण कर रहा है या फिर जो फर्म को छोड़ के जा रहा है या तो मृत्यु हो जाएगी उसके लाभ का हिस्सा ये लोग ले लेते हैं। ठीक, इसके बदले में जब फर्म का साझेदार छोड़ के जाता है तो वो लोग जो पुराने साझेदार हैं, विद्वान साझेदार हैं, वो लोग छोड़ के जाने वाले साझेदार का लाभ का हिस्सा ले लेते हैं और इसके बदले में जो जा रहा है उसको कुछ ख्याति या कैश इसको देते हैं, यानी ख्याति की रकम यानी कैश, या इसको एक रकम भुगतान करते हैं। ठीक है, यानी सी को कुछ पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग हो रहा है तो इसका भी फर्म के लाभ में हिस्सा था और फर्म में हिस्सा था, तो उस फर्म में जो उसका हिस्सा है उसको छोड़ने के लिए कि ताकि ये भविष्य में पुनः आके उनसे हिस्सा ना ले सके, उस फर्म में हिस्सा ना ले सके, उनके लाभ में हिस्सा ना ले सके। तो ऐसे इस अवैधानिक स्थिति को रोकने के लिए ये क्या करते हैं कि अब जो भी फर्म में इसका जो हिस्सा है उस हिस्सों को स्वयं ले लेते हैं और उसके बदले में इसे कुछ पैसे दे देते हैं ताकि ये दोबारा लौट के फर्म में ना आए और ये फर्म के लाभ में हिस्सा ना ले सके। तो ऐसी स्थिति में जो अलग हो रहा है साझेदार उसको ये लोग कुछ फंड देते हैं। ठीक है, फंड देते हैं जिसे ये लेकर जाता है और फिर अगर मान लेते हैं कि अगर ये 1 जनवरी 2020 को फर्म को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो फिर अगर जनसाधारण के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से ये अपना इस्तीफा छपवाएगा, सबको बताएगा कि हाँ मैं 1 जनवरी 2022 से या 20 से इस फर्म को छोड़ के जा रहा हूँ। अब तो ऐसी स्थिति में जब ये छोड़ के चला जाता है यानी अपने जो भी फंड होगा यानी जो भी इसके लाभ का हिस्सा होगा उस हिस्सों को लेने के बाद जब ये फर्म को छोड़ के चला जाएगा तो ऐसी स्थिति में पुनः अगर वो चाहेगा कि हम
1 जनवरी 2021 को पुनः व्यापार में यानी पुनः उस बिजनेस में आके इनके लाभ ये यानी जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा या फिर फर्म में जो भी संपत्तियां हैं उनमें हिस्सा बोलेगा सी कि मुझे भी हिस्सा चाहिए, तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक उसके लाभ का हिस्सा तभी तक था जब तक वो अपने फर्म में स्थित था, यानी ABC यानी तीनों के हिस्से मौजूद थे। जब तक कि वो अपने लाभ का हिस्सा लेके फर्म से बाहर नहीं गया था तब तक उसके लाभ का हिस्सा उस फर्म में था। लेकिन जैसे ही वो 1 जनवरी 2020 को अपने लाभ का हिस्सा यानी फर्म से अलग हुआ और जनसाधारण के माध्यम से अपने अलग होने की सूचना सभी साझेदारों को और सभी को दे दी या न्यूज़पेपर में छपवा दी, वैसे ही इसका फर्म से पूरी तरह से हक खत्म हो जाता है। फिर इसका बिजनेस पे या साझेदारी फर्म में कोई हिस्सा नहीं रह जाता है। ठीक, तो अगर ये फिर भविष्य में यानी फ्यूचर में चाहेगा कि 1 जनवरी 2021 को आके फर्म में अपने पुराने साझेदार के जो विद्वान साझेदार रहेंगे उनसे उनके लाभ का हिस्सा मांग लेगा या फिर बिजनेस में अपना बिजनेस पे कोई हक जमाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब जो फर्म से अलग हो रहा है यानी सी की उस समय की वैधानिक स्थिति क्या होती है, यानी जो वैधानिक स्थिति होती है वो क्या है। वैधानिक स्थिति यानी जब सी फर्म से अलग हो रहा है तो उस समय उसकी वैधानिक स्थिति क्या होती है। ठीक, तो उस समय जो सी फर्म से अलग हो रहा है साझेदार, उसकी वैधानिक स्थिति ये होती है कि अगर जिस तारीख से वो फर्म से अलग हो रहा है, ठीक, जिस तिथि से वो फर्म से अलग हो रहा है उस तिथि तक कि जो भी लाभ या हानि हुई होगी उसके प्रति उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और उस समय तक जिस समय तक वो फर्म में स्थित है यानी जब तक उस फर्म में है जिस तिथि तक उस तिथि तक उसका फर्म की संपत्ति पर अधिकार है। लेकिन जैसे ही ये उस फर्म को छोड़कर चला जाता है यानी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, उसके तुरंत बाद इसका फर्म के लाभ में कोई हिस्सा नहीं रह जाता और न ही फर्म की संपत्तियों पर इसका कोई अधिकार रह जाता है। ठीक, इसके साथ साथ इसकी एक वैधानिक स्थिति ये भी होती है कि जब ये फर्म से अलग हो रहा होता है तो इसकी सूचना वो अपने जो साझेदार हैं ये अपने स्वयं की मर्जी से ये अवकाश ग्रहण नहीं कर सकता है, यानी फर्म से अलग नहीं हो सकता जब तक सभी साझेदार मिलकर इसको बोले ना, इसको फर्म से अलग होने की अनुमति ना दें, तब तक ये फर्म से अलग नहीं हो सकता। इसके बाद अगर ये फर्म से अलग हो भी जाता है, सभी साझेदार इसको अनुमति दे भी देते हैं, फिर भी इसको जनसाधारण के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर में इस चीज़ का ऐड डलवाना आवश्यक होता है कि मैं इस तिथि से इस फर्म से अलग हो रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में ये इसकी वैधानिक स्थिति होती है। अब ये तो था न जो साझेदार जा रहा है उसकी वैधानिक स्थिति। अब जब ये जाता है तो उस समय इसके कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं, यानी कैसे इसके लाभ का हिस्सा डिवाइड किया जाता है, यानी कैसे पता चलेगा कि हाँ ये कितना राशि सी को कितनी राशि मिलनी चाहिए जब वो अवकाश ग्रहण कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में ये इसके खाते कौन कौन से होते हैं। पहले नया लाभ हानि अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात या प्राप्ति अनुपात। ठीक है, दूसरा ख्याति का समायोजन किया जाता है। तीसरा जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है, यानी रिजर्व एंड सरप्लस है, इस जो भी रिजर्व उस समय तक के जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होगा उसका भी विभाजन किया जाएगा, यानी उसका भी डिवीजन किया जाएगा, इसको भी बंटवारा किया जाएगा। चौथा रिवैल्यूएशन, संपत्ति और दायित्वों का रिवैल्यूएशन किया जाएगा।
यानी उस समय तक जो भी फर्म का रिवैल्यूएशन करके जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक, पाँचवां, इसको देय राशि की गणना की जाएगी, मतलब जो अवकाश ग्रहण कर रहा साझेदार उसको कितनी राशि देनी है, यानी वो अपने साथ कितनी राशि लेके फर्म से बाहर जाएगा उस राशि की गणना, यानी इसके देय राशि की गणना करना। ठीक, और छठवां है सभी साझेदारों का नया कैपिटल अकाउंट बनाना, यानी पूंजी खाता बनाना, पूंजी खाता तैयार करना। ठीक, तो जब एक पुराना साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में ये सारे खाते बनाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला तो नया लाभ हानि अनुपात की गणना की जाती है, यानी प्राप्ति अनुपात नया लाभ हानि अनुपात की गणना। फिर ख्याति का समायोजन किया जाता है, जो भी संचय एवं आवृत्ति होंगे उस समय तक के जो भी एम्प्लॉय फंड वगैरह जितने भी प्रकार के रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं वो सभी उन सभी का बंटवारा किया जाएगा। फिर संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। फिर जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको देय राशि की गणना की जाती है कि उसको वो अपने साथ कितनी राशि लेके जाएगा, यानी कितनी उसको राशि दी जाएगी। और पाँचवां, पूंजी खाता तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे खाते इस तरह से तैयार किए जाते हैं। अब पूंजी खाता तो तैयार कर लिया, ठीक है, तो इस तरह से इतने प्रकार के खाते बनाए जाते हैं इसके लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही आज के लिए। आज हमने देखा कि जो विद्यमान साझेदार जब अवकाश ग्रहण करता है या मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसकी क्या परिभाषा होती है और उसकी क्या वैधानिक स्थिति होती है, और उसके मतलब जब वो अवकाश ग्रहण करता है यानी जब छोड़ के जाता है तो उस समय किन किन खातों का बनाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके देय राशि की गणना कैसे की जाती है, ये इन सब के बारे में डिटेल से हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।